नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य, जिसके बारे में हम उनके स्रोत और प्रारंभिक गुप्त शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हमें पढ़ना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के समय ही सबसे ज़्यादा गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था। अब 330 और 335 इन 5 सालों के बीच चूँकि गैप में जो ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त से पहले कांच या कंच नामक कोई व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जो कि उससे समुद्रगुप्त के संघर्ष का भी उल्लेख हमें मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उसने इस बीच शासन किया होगा। इसकी प्रमाणिकता भी संदिग्ध है, पूरी तरह से इसको प्रमाणित नहीं किया जा सका है, क्योंकि कांच नाम संकेत कुछ सिक्के भी उस समय के पाए गए हैं जो इस चर्चा को और मजबूत करते हैं। इसलिए समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है। फिर भी इनका शासनकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक माना जाता है। समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में अपने निरंतर विजयों के लिए जाने जाते हैं। स्मिथ जो कि एक इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे जहांगीर प्रयाग लेकर आए थे। इस पर अशोक का, रानी का लेख, समुद्रगुप्त, बीरबल व जहांगीर के लेख उत्कीर्ण थे। यह अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में है और संस्कृत की एक विशिष्ट चंपू शैली में यह लिखा गया है। समुद्रगुप्त का मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन नामक स्थान से भी एक लेख मिला है, जिसमें उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी हमें मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों का आकर्षण विवरण हमें उपलब्ध कराती है। प्रयाग प्रशस्ति में चंद्रगुप्त द्वारा भरी सभा में समुद्रगुप्त को राज्य प्रदान करने का वर्णन हमें मिलता है। इसमें कोई तिथिक्रम नहीं दिया गया है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त की विजय, आठविक राज्यों की विजय, दक्षिणी राज्यों की विजय, सीमावर्ती राज्यों की विजय और विदेशी राज्यों की विजय उन्होंने की थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने की आर्यावर्त की विजय। इसमें समुद्रगुप्त ने गंगा यमुना दो आप के प्रमुख 9 राजाओं को हराया था और इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नंबर 2 पर आते हैं हम आठविक राज्यों की विजय। आठविक मतलब जंगल के प्रदेश जो थे उन पर विजय। गाजीपुर से लेकर जबलपुर तक फैले क्षेत्र में यह विजय समुद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। उसके बाद आती है दक्षिण की विजय। उत्तर भारत से इसमें वह अलग नीति का प्रयोग करता है। इसे कहा जाता है धर्म विजय की नीति। प्रयाग प्रशस्ति इसे कहती है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। ग्रहण मतलब शत्रु पर अधिकार करना, मोक्ष का मतलब शत्रु को मुक्त करना, और अनुग्रह मतलब राज्यों को लौटाकर शत्रु पर दया करना। तो क्या है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति दक्षिण राज्यों के खिलाफ वो अपनाता है। इस संदर्भ में दक्षिण के 12 राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। यह धर्म विजय उसकी राजनीतिक व्यावहारिकता को बताता है, क्योंकि यदि वह दक्षिण राज्यों को भी साम्राज्य में मिला लेता तो तत्कालीन परिस्थितियों में साम्राज्य पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने में समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया। उसके बाद उसकी सीमावर्ती राज्यों की विजय करता है वह। प्रयाग प्रशस्ति में इन सब विजयों का उल्लेख हमें मिलता है।
प्रयाग प्रशस्ति इसे प्रत्यंत नृपतियों पर विजय बताती है, जिसमें 5 राज्यों और 9 गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। इनके खिलाफ वह सर्व करदान, आज्ञा कारण, प्रणामागमन की नीति को अपनाता है, अर्थात सभी प्रकार के कर दें, वो आज्ञा का पालन करें और उनके दरबार में उपस्थित हों। इनसे कर देने व राजदरबार के प्रति सम्मान भेंट करने पर वहाँ का शासन करने का अधिकार उन्हें दिया गया था। इसमें जो 5 राज्य थे वो थे समतट, दवाक, कामरूप, कर्तपुर और नेपाल। ये 5 राज्य थे। फिर वो करता है विदेशी राज्यों से संबंध में। विदेशी राजाओं में इसके समकालीन कुषाण नरेश किदार, पश्चिम में शक शासक रुद्र सिंह तित्ते तथा श्रीलंका के शासक मेघवर्ण का उल्लेख हमें मिलता है। इन विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त से आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुड़ मुद्रा को स्वीकार कर अपने संबंध बनाए थे। अर्थात इसमें कौन सी? गरुड़ मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचना। गरुड़ मुद्रा का मतलब यहाँ पर ये है। आत्मनिवेदन मतलब स्वयं दरबार में उपस्थित होकर। कन्योपायन अपनी पुत्रियों का गुप्त राजवंश से विवाह करना, ये था कन्योपायन। और गरुड़ मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचना अर्थात अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना, ये सब विदेशी संबंधों के प्रति उसकी नीति थी। इन सभी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करता है, जिसका उल्लेख उनके सिक्कों तथा अभिलेखों से मिलता है। उसके उत्तराधिकारी के अभिलेखों से मिलता है हमें। समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन का भी उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें गरुड़ मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, व्याघ्र हनन, अश्वमेध प्रकार, परशु प्रकार और वीणा वादन। समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक था, इसका प्रमाण हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पर से मिलता है। समुद्रगुप्त एक विद्वान भी था, क्योंकि अनेक रचनाओं में उसे कविराज की उपाधि भी दी गई है। समुद्रगुप्त को विद्वानों ने धर्म की प्राचीर कहा है, क्योंकि वह सभी धर्मों का रक्षक था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु इन्हीं के दरबार में थे और समुद्रगुप्त ने परक्रमांक की उपाधि इन्हें दी गई थी। तो ये सब था समुद्रगुप्त के बारे में, जिन्होंने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय में हुआ। धन्यवाद विद्यार्थियों।